जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट पढ़ लिए थे और उसमें हमने देखा था कि व्यंजनों की बनावट। हमने लास्ट जो चर्चा की थी कि व्यंजनों की बनावट, व्यंजन किस प्रकार से बने हुए हैं और किस प्रकार से इन्हें आधा करना चाहिए और किस प्रकार से हमें शब्दों को शुद्ध लिखना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि रे के रूप, यानी रेफ रे क्या होता है, पदेन रे क्या होता है, सामान्य रे, ये हमने चर्चा में लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, यानी मुख्य हमारी बात जो चल रही थी व्यंजनों पे चल रही थी। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार से भेद किए जाते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार से हमने व्यंजनों के भेद किए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के अन्य भेद, यानी मुख्य भेद थे जो हमने पढ़ लिए और स्पेशल नाम भी थे वो भी हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के अन्य भेद। ये अन्य भेद जो है, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमें अन्य भेद हमें पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग डालें, क्या लिखना है आपको? व्यंजनों के अन्य भेद। दोस्तों, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अन्य भेद कितने होते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि व्यंजनों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। पहला भेद आपने नाम सुन रखा होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, हाँ सर, ये हमने नाम तो सुन रखा है, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, दो असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो असमान व्यंजन कैसे? हमारे जो व्यंजन है, कै से लेके हमारे है तक हमारे व्यंजन हैं। ये हमने पढ़ा था मुख्य व्यंजनों में। कै से है तक हमारे व्यंजन हैं। जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन अलग अलग होने चाहिए, दोनों जब मिल जाते हैं तो वो स्थिति संयुक्त व्यंजन की कहलाती है। तो पहले लिखें इसको कि दो असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। मेल संयुक्त। अब आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि दो असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहलाता है। दो असमान व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इनकी जो संख्या है, संख्या 4 है। मुख्य 4 संख्या है। और कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, आपको पता होना चाहिए। क्ष, त्र, ज्ञ और ये श्रय, ये श्रय, ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इन चारों में से एक आपको मिल जाएगा और आपको पता है कि ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। समझ में आई बात? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। अब मैंने यहां पे लिखा है कि असमान व्यंजनों का मेल। आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या ये असमान व्यंजन यहाँ पे मिल रहे हैं? कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि इनमें कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो क्ष है, ये क और ये मूर्धन्य शकार यानी मूर्धन्य स से मिलकर बना हुआ होता है, ये जिसे हम षटकोण वाला स कहते हैं। क और स यानी क आधा और स, क्ष, इसका उच्चारण क्ष ऐसे करते हैं, क्ष। और आपसे पूछा जाए ये जो त्र है किन व्यंजनों से मिलके बना हुआ होता है? त और रे से मिलके बना हुआ होता है। ये आपसे ज्ञ आपसे पूछा जाए तो ज और य से मिलके बना हुआ होता है। ये आप याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए ये जो श्रय है ये किन व्यंजनों के योग से मिलके बना हुआ है? ये ऐसे मिलके बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि त्र किन व्यंजन के योग से मिलके बना हुआ है? कभी तय को पहले करेंगे, कभी रे को पहले करेंगे, कभी दोनों को आधा करके आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने प्लस से इधर वाले जो भी लिखे हैं वो आधे लिखे हैं, इधर वाले इनमें स्वर लिखा है मैंने, इनमें स्वर मिला हुआ है, यानी ये पूरे हैं। इनको और भी आधा कर सकते हैं, स में से ए बाहर निकाल सकते हैं, और भी हम छोटे कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए ये जो क्ष है क और स से
और इसमें यहाँ पे ध्यान रखना ये तालव्य से है, यहाँ पे दंत्य से नहीं करना है, मूर्धन्य से नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला मूर्धन्य से है, ये हमें पता होना चाहिए। और आधे इधर वाले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हम कैसे मान लें सर कि इसमें कक्षय जो है इसमें ये सब मिला हुआ है, यहाँ पे से ये वाला तालव्य भी हो सकता है, दंत्य भी हो सकता है, हम कैसे माने? आप एक काम करो, अपना जो फ़ोन है ना, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हाँ सर अभी देख रहे हैं ना, तो आप उसमें टाइपिंग करो, टाइपिंग निकालो और हिंदी में आप टाइप करो। आपको हिंदी में टाइप करना है क, और कै को हलंत करना है। कै को जैसे ही हलंत करके आप स लिखोगे, कै को हलंत करके आप जैसे ही स लिखोगे तो ये ऐसे न लिखते हुए, ऐसे न बनते हुए सीधा का सीधा ऐसा बन जाएगा कक्ष। कै के बाद आप जैसे ही स लिखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आप तय को हलंत करके अगर रै को लिखते हैं तो सीधा ये ऐसा बन जाता है त्र। आप जय को ऐसा लिख के, जय को हलंत करके ये को जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो ऐसा टाइप करते ही ये ग ऐसे बन जाएगा। और स, ये वाले स को आप हलंत करके रे लिखोगे तो ये श्रय ऐसे बन जाएगा। आप टाइप करके देख सकते हैं, अभी करके देख सकते हैं। ये इस प्रकार की इनकी बनावट होती है। हमने व्यंजनों की बनावट देखी थी, तब हमने देखा था कि जब ये पूंछ वाला, ये जो होता है पूंछ वाला व्यंजन होता है क, अगर इसे आधा करना होता है तो इसकी पूंछ आधी करेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से न लिखते हुए इसको ऐसा लिखते हैं कक्ष। हमने देखा था कि ये जो रे होता है, रे से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है, रे से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आ जाता है तो रे उसके पैरों में लगता है। ये हमने रे का नियम देखा था। रे का नियम क्या था? रे खुद पूरा है और रे से पहले अगर कोई आधा है तो रे उसके पैरों में चला जाता है। ठीक स्थिति वो यहाँ पे बन रही है। रे से पहले अगर कोई आधा है तो रे उसके पैरों में चला जाता है। तो बनना तो इस प्रकार से चाहिए, तय के नीचे र, त्र, ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा न बन के धीरे धीरे ये ऐसे हो गया। कहीं पे आपने त्र ऐसे भी देखा होगा, त्र, फिर ऐसे भी, अब इसको ऐसा भी लिख रहे हैं त्र। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए त्र में तय आधा और रे पूरा है। यानी मैं कहूं तो रे त्र की ये वाली पंखुड़ी जो होती है ना, ये रे को दर्शाती है, और ये वाली जो पंखुड़ी होती है ना, ये तय को दर्शाती है, त। यानी त पहले ये ऐसे रहा, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर ऐसे बनते बनते ये ऐसे हो गया त्र, त और र। अब क्या करना है, आपसे पूछा जाए य, हम इसका उच्चारण करते हैं य, हालांकि ये बना हुआ किससे होता है? जय और ये से। बनावट के हिसाब से इसको ऐसा लिखना चाहिए कि ये डंडी वाला है, ये डंडी वाला है, डंडी वाले को आधा करते वक्त डंडी हटाएंगे, पाई हटाएंगे और इसको ऐसा लिख देंगे। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखते हुए एक अलग ही व्यंजन बना दिया है। यहाँ पे देखिए आपको ये ज नजर आ रहा होगा, ठीक इस प्रकार से। तो इसकी जो बनावट है ऐसी बन गई है, इसको ज्ञ अपन कह देते हैं ज्ञ। ये क्या है? ज्ञ, ज्ञ, लेकिन ये क्या होता है? ज, ज होता है। हम उच्चारण करते हैं ज्ञान, होना क्या चाहिए? ज्ञान। हम उच्चारण करते हैं विज्ञान, जैसे हम क्या करते हैं? विज्ञान, विज्ञान उच्चारण कर देते हैं। अगर शुद्ध उच्चारण की बात आ जाए ना, इसका शुद्ध उच्चारण आप करके बताओ तो आपको इसका शुद्ध उच्चारण विज्ञान ऐसे करना है, विज्ञान। अगर बात आ जाती है, जैसे अपन संज्ञा की बात करें, ये संज्ञा शब्द है, इसका शुद्ध उच्चारण करके बताओ। हम कर देते हैं संज्ञा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका शुद्ध उच्चारण जो है संज्ञा होना चाहिए, ज, संज्ञा। अब ये देखो, स आधा और र पूरा। हमने रे का नियम 5 नंबर वीडियो में, इसलिए इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रे का नियम है, रे से पहले अगर कोई आधा आ जाता है ना, तो रे तो एक ही काम करता है। क्या काम करता है भाई? रे क्या काम करता है? रे से पहले अगर कोई आधा दिखता है ना, रे उसके पैरों में चला जाता है। तो यहाँ पे स्थिति जो है इस प्रकार से बननी चाहिए, इस प्रकार से ये श्रय। लेकिन ऐसा बनते बनते ये ठीक इस प्रकार से ऐसा बन गया, और अब इसको ऐसा लिखने लग गए श्रय। श्रय यानी ये जो होता है ये स होता है, और ये जो डंडी जो होती है रे की डंडी होती है श्रय। आपको ये पता होना चाहिए। ये तो हमने समझा है, ये जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी क्या है कि संयुक्त व्यंजन कक्ष, त्र, ज्ञ, श्रय, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
और किस से मिलके बना हुआ है ये बहुत जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए श्रेय की मैं एक बात और बता रहा हूं, जैसे एक नाम लिखना होता है श्रृंगार, हमको नाम क्या लिखना है श्रृंगार, तो हम कैसे लिख देते हैं श्रृंगार, ऐसा लिख देते हैं श्रृंगार। और हम क्या कहते हैं, ये हमने शुद्ध लिख दिया भाई, क्या इसे शुद्ध मानेंगे? इसे शुद्ध कैसे मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है श्रेय, ये श्रेय है। मैंने बताया हम जो ये मात्रा लगाते हैं ना, ये री स्वर की मात्रा होती है, हमने स्वर में पढ़ा था, ये जो री की मात्रा होती है, ये श्रेय पहले था और इसमें हमने री की मात्रा लगा दी तो ये हो गया सररी। श्रेय पहले था, री हो गया सररी। अब ये अनुस्वार सररिंगार, सररिंगार हो गया, या श्रृंगार कहाँ से हुआ, सररिंगार हो गया। ये श्रृंगार हुआ क्या, तो श्रृंगार कैसे लिखना है, श्रृंगार अगर आपको लिखना है तो रे नहीं लगाना, श्रृंगार बस। ये स को दर्शाता है, सरिंगार, श्रृंगार। ये जो है हमारा शुद्ध माना जाएगा, ये अशुद्ध माने जाएंगे श्रृंगार। श्रृंखला जैसे हम लिख देते हैं सररिंखला, यानी रे भी लगा देते हैं, री भी लगा देते हैं, री स्वर भी लगा देते हैं, तो ये अशुद्ध माना जाएगा। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इतना ही याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद होना चाहिए, कक्षा में क और श, त्र में त और र, ज में ज और य, श्र में स और र, ये मिले हुए होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा। आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि श्रेय, मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रेय किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे आप बताएंगे ये जो श्रेय है वो किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, ये जो श्रेय, तो मेरे ऑप्शन जो है स, र, स, र, स, र, स, सॉरी स और र। अब बताएं मुझे, ये मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं यहाँ पे, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो श्रेय है किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप जो कहेंगे वो मुझे पता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने देखा था कि स आधा और र पूरा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, तो थोड़ा ध्यान से आप देखना, मैंने यहाँ पे हलंत लगाया है। हलंत का मतलब है इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी इसमें क और स और र दोनों ही आधे हैं, और दोनों ही जब आधे होते हैं तो स्थिति हमारी ये वाली बनती है, ये श्रेय। यहाँ पे ध्यान दें, मैंने अगर मैं यहाँ पे कुछ ने हलंत नहीं लगाता फिर तो ये सही रहता, ये फिर तो ये सही हो जाता। मैंने यहाँ पे इसको हलंत लगा दिया है, इसका मतलब स और र दोनों आधे हैं, और यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, किस शब्द में, ये आपको करना है, किस शब्द में संयुक्त, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ये बताएं आप कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। मैं लिख रहा हूँ कुछ शब्द, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है उत्तर, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है मिट्टी, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है उल्लेख, जैसे एक मैंने शब्द लिखा है कल्पना। आप हिल गए होंगे दोस्तों, आपके समझ से बाहर हो गया होगा कि सर यहाँ पे तो कोई संयुक्त व्यंजन है ही नहीं। आपने हमें बताया था कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये होते हैं।
मैंने बताया था मुख्यतः ये 4 होते हैं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि 2 असमान व्यंजनों का मेल, यानी एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जब मिल जाते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, असमान होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आधा और एक पूरा है, एक आधा भी है एक पूरा भी है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। उत्तर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर को ऐसे लिख सकते हैं, तय आधा है इसमें। अगर तय डंडी वाला है, इसे आधा करना होता है तो इसकी हम डंडी हटाते हैं और इसको ऐसा लिखना ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पे आधा और पूरा तो जरूर है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आधा और पूरा है लेकिन दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे इसको संयुक्त व्यंजन नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखिए मिट्टी, मिट्टी इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है और मिट्टी नाम ऐसे भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी तो वही रे वाला नियम लगा के इसको पैरों में डाल देते हैं। रे हमने पीछे जो पढ़ा था नियम। अब देखिए यहाँ पे आधा और पूरा व्यंजन तो है लेकिन दोनों एक जैसे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सी स्थिति होती है? संयुक्त व्यंजन 2 असमान व्यंजन एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये तो दोनों आधे और पूरे तो हैं लेकिन एक जैसे ही हैं। संयुक्त व्यंजन में हमेशा अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा और पूरा की स्थिति तो है लेकिन यहाँ पे एक जैसे आगे अलग अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए एक आधा और एक पूरा जरूर है लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बन रही है अलग अलग स्थिति बन रही है। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। समझ में आई बात? आपको समझ में आया होगा कि कक्षा त्रय श्रय इनको तो संयुक्त व्यंजन कहते ही हैं। एक आधा और एक पूरा व्यंजन, कोई भी व्यंजन एक आधा और पूरा हो और दोनों अलग अलग हों तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगर आधा और पूरा अगर सेम हो जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना है। उसे क्या कहेंगे वो आगे पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आधा और पूरे की स्थिति है और अलग अलग है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ये भी स्थिति बन सकती है, जरूरी नहीं है कि इनमें से ही आए आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं व्यंजनों का। व्यंजनों का दूसरा भेद, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द्वित्व ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं वो हमने पढ़ लिया है पहले। द्वित्व 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 व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों का मेल। एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन दोनों एक जैसे होते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन अगर अलग अलग होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपको समझना है। तो पहले इसमें लिखें 2 समान व्यंजनों का मेल। 2 समान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? व्यंजनों का मेल। द्वित्व 2 समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि कुछ उदाहरण तो बताएं, जैसे कि 2 समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे एक आधा होना चाहिए एक पूरा होना चाहिए, एक आधा होना चाहिए एक पूरा होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। कैसे? जैसे मैंने एक नाम लिखा था मिट्टी, एक जैसे होने चाहिए मिट्टी। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है मिट्टी। यहाँ पे देखो स्थिति जो है आधे और पूरे की है। एक आधा व्यंजन है एक पूरा व्यंजन है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, समान व्यंजनों का मेल हो रहा है। यहाँ पे ये देखो एक जैसे व्यंजन है। अगर एक जैसे व्यंजन हमें मिल जाते हैं, एक जैसे व्यंजन मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अगर एक जैसी स्थिति नहीं होती है तो वो संयुक्त व्यंजन की होती है। जैसे आपने नाम देखा होगा उद्देश्य, और नाम ऐसे भी देखा होगा उद्देश्य। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से नाम दे तो यहाँ पे ये द्वित्व व्यंजन है, ये भी द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पे स्थिति जो है
किसकी बन रही है, द्वित्व व्यंजन की स्थिति बन रही है। समझ में आई बात कि दोनों, एक आधा है एक व्यंजन पूरा है, और दोनों समान है। दोनों क्या है, दोनों समान व्यंजन है। अगर असमान होते तो संयुक्त व्यंजन हो जाता। यहाँ पे दोनों समान है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन। अन्य और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा था उत्तर, जैसे कुत्ता, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर, और जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं कुत्ता। तो यहाँ पे देखो एक आधा है एक पूरा है, दोनों एक जैसे हैं, और एक जैसे की जहाँ पे भी स्थिति बनती है दोस्तों, वो स्थिति कौन सी होती है, द्वित्व व्यंजन की होती है। वो स्थिति किसकी होती है, द्वित्व व्यंजन की होती है। बहुत सारे उदाहरण जो है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं नाम लिखूं खट्टा, जैसे मैंने नाम लिखा खट्टा, तो ऐसा ये भी द्वित्व व्यंजन है। और ऐसा भी लिखा आ जाए, जैसे आपको नाम मिल जाए खट्टा, ऐसा भी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाए, तो वो भी एक द्वित्व व्यंजन है। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब व्यंजनों के अन्य भेद जो है कंप्लीट होते हैं हमारे। मैं टाइम देख लेता हूं, टाइम कितना हुआ है। ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है। देखिए ये हमारे द्वित्व व्यंजन थे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि वर्णों का वर्गीकरण। आगे क्या पढ़ते हैं, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे हम, वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों ध्यान रखना, हमने वर्ण पढ़े हैं, वर्ण में स्वर कंप्लीट किए हैं, व्यंजन कंप्लीट किए हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, वो हमने अलग अलग पढ़ लिए। व्यंजनों को भी कंप्लीट कर लिया, स्वरों को भी हमने पूरा पढ़ लिया है। अब दोनों को मिला के उनका वर्गीकरण करेंगे, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम आएंगे, उनका हम वर्गीकरण करते हैं कि वर्णों का कंप्लीट, स्वर और व्यंजन इसमें दोनों शामिल होंगे। वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो पहला वर्गीकरण हम देख रहे हैं, मैं कहूं नाद, या फिर मैं कहूं ध्वनि, या फिर मैं कहूं स्वर तंत्र, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं, देखो नाद कहूं तो भी एक ही बात है, ध्वनि कहूं या फिर स्वर तंत्रियां कहूं, इसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है, दो प्रकार से किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। नाद, ध्वनि या स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नाद यानी ये जो हमारी ये स्वर तंत्रियां होती हैं, यानी जहां से स्वर निकलते हैं उसके आधार पर। और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है घोष, और एक होता है अघोष। अघोष, इसे सहघोष भी कह सकते हैं, इसे सहघोष भी कह सकते हैं, सहघोष, ठीक है। नाद या ध्वनि या स्वर तंत्रियों के आधार पर हम वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, घोष या सहघोष कहूं, और एक होता है अघोष। हम पढ़ते हैं, एक को पढ़ते हैं, पहले एक को उठाते हैं, पहले अघोष को पढ़ लेते हैं, इसको 1 नंबर दे दीजिएगा, अघोष। लो, अघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, हमारे जो वर्ण हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, सॉरी, अघोष का मतलब कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता। घोष का मतलब कंपन, ए का मतलब नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, ये जो हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, उनमें अगर कंपन होता है तो वो है सहघोष, अगर नहीं होता है तो वो है अघोष। तो यहां पे लिखें, अघोष के आगे लिखें कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे
अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ग का, आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का। अब ये वर्ग क्या है, वर्ग हमें पता होना चाहिए, मैंने वर्ग लिखा है प्रत्येक वर्ग का। तो वर्ग पे हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ह, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। ये हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं। कै से लेके मैं तक वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन तो है, इन्हें वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग मतलब कै वर्ग। आपसे पूछा जाए ना कि कै वर्ग, तो कै वर्ग ये होता है ये वाला, कै से लेके ज्ञ तक कै वर्ग। ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग, यानी ये कै वर्ग के सदस्य हैं। कै, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं, ये त वर्ग के हैं, ये प वर्ग के सदस्य हैं। तो ध्यान दें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा से और से, ये होते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा स। अब देखें, पहला दूसरा यानी प्रत्येक वर्ग का ये जो क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहले की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का ये सब पहले होते हैं, प्रत्येक वर्ग के ये दूसरे होते हैं। तो ये सब क, ख, छ, ठ, त, थ, प, फ और इसके साथ स, श, ये क्या होता है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, है मैंने नहीं लिखा है अघोष में नहीं आता है। तो ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारी बात रहती है कि सघोष कौन से होते हैं। सघोष, 2 नंबर भेद सघोष। सघोष कहूं या फिर मैं कहूं घोष, तो इसमें लिखें जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है, वे सघोष या घोष, सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि सघोष या घोष वर्ण होते कौन से हैं, कि जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं इनमें क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण और इसके साथ में य, र, ल, व और है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह प्लस इसके साथ और भी है स्वर। सारे स्वर सघोष में आते हैं। सभी स्वर प्लस विसर्ग, विसर्ग की जो ध्वनि होती है जिसे हम अंग अह कहते हैं, ये वाला, ये किस में आते हैं, सघोष में आते हैं।
प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे दोस्तों मैंने ध्यान रखना, मैंने बताया तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस वर्ग का हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा, इस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इस पै वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी प्रत्येक वर्ग का ये सभी क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। और इसके साथ में य, र, ल, व, ह और सभी स्वर और विसर्ग की जो ध्वनि होती है वो भी क्या मानी जाती हैं, सहघोष या घोष। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। हमने वर्गीकरण में पहला ही हमने जो भेद पढ़ रहे हैं, हम नाद, ध्वनि या स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। और वर्गीकरण आगे हमारे जो वर्गीकरण रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।